गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे ना क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो जो नए पदार्थ होते हैं वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं, आप लोग को समझेंगे इसको ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे समझ लीजिए बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, H2O। देखिए क्या कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, एक हाइड्रोजन हो गया एक ऑक्सीजन हो गया, दो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है। देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? आपका जल बना दिया। और देखा रहा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग और ये दोनों मिलकर क्या बना दिया है? जल बना दिया। कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, वो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, स्पष्ट किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया है? जल बना था। वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? आपको जल बना दिया। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये सब चीजें आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आगे हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए, अगला है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। देखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में दो चीजें देखा जाता है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में आपको देखने को मिलता क्या है कि पहली बात क्या होता है कि इसके रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। दूसरी बात, पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन। अभी जस्ट बता दिए कि हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, जल बना दिया, स्थिति बदल गई। प्रकाश का या उत्सर्जन होता है, ये भी पता चल जाता है। ठीक है, गंध का उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, ये भी आपको पता चलेगा। तापमान में परिवर्तन होगा, ऊष्माशोषी होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा कि अवशोषण होगा, मतलब ऊष्मा या सोख रहा है कि ऊष्मा छोड़ रहा है, ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, एक एक चीज को हम इसको बारे में भी क्लियर करेंगे। बात समझ में आ गई? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, पदार्थों के रंगों में परिवर्तन, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, प्रकाश का उत्सर्जन होना, तापमान में परिवर्तन होना, अवशोषण या अवशोषित होना, ठीक है, गैसों का उत्सर्जन होना, ये सब चीजें आपको रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको आगे चलते थोड़ा देखते हैं इसको कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। बेटा रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ी चीज कि कौन कौन से पदार्थ भाग लिया, ये भी आपको जानकारी मिल जाती है। कौन से पदार्थ बना, ये भी आपको जानकारी मिल जाता है। ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है, ये भी पता चल रहा है। इसमें गंध है कि नहीं है, ये भी पता चल जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बना, ये भी पता चल जाता है। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाता है। गैसों की उत्पत्ति, ठीक है, देख रहे हैं ना, जिंक है और हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है ना। जिंक और हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड बनाकर ZnSO4 बना दिया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन बना दी। ठीक है, एक तरह का क्या है बेटा देखना, या ये आपका विस्थापन है। क्या है? यह विस्थापन अभिक्रिया, ये हम आपको बताएंगे जस्ट इसके बाद जब विस्थापन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। ये आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप रंग में परिवर्तन देख रहे हो, ये भी आपका, ये भी विस्थापन अभिक्रिया। रंग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन विस्थापन अभिक्रिया ये भी है ना। ये अवस्था में परिवर्तन हो गया, अपक्षेपण का बनना हो गया, ताप में परिवर्तन, ये सब चीजें आपको रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको देखते हैं, है ना। कह रहा है कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी? बेटा समझो, खाना खाते हैं और खाना को जो पचता है ना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद बता दें आपको कि वो तो घटना अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। दूध से दही बनना, दूध से दही जो जमता है वो आपका रासायनिक अभिक्रिया आता है। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पचना लिख ही दिया, सांस लेना,
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो भी आता है रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन होना, ठीक है। लोहे में आग वायु को छोड़ना, मतलब कहने का मतलब लोहे में जंग लगना, वायु के संपर्क में आने के बाद जब लोहा में जो जंग लगता है उसको भी रासायनिक अभिक्रिया है। गर्मियों में कमरे के तापदूत को खुला छोड़ दे, जिससे क्या होता है, खुला छोड़ देने पर क्या होता है, दूध फट जाता है। ये सब आपका रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया पर समझते क्या, वैसी अभिक्रिया या वैसी परिवर्तन जब एक बार जब बदल जाए दूसरी अवस्था में, तो फिर से पहली वाली अवस्था में नहीं ला पाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाए और फिर दूसरी वाली अवस्था से जब पहली वाली अवस्था में उसको नहीं ला पाएंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। दूध से तो दही बना देंगे, ठीक है, और फिर दही से हम सोचेंगे कि दूध बना दे, तो ये संभव हमको नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, रासायनिक। चलिए देखिए, अभिकारक और प्रतिफल कहता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे समझना कि यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ लिख दिया CO3 × CO, है ना, या फिर यहाँ पर लिख दिया H2Cl2, है ना। देखो ये सब आपका क्या है, अभिकारक है। क्या आपका अभिकारक, ये आपका है अभिकारक, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रतिफल, इसको बोलते हैं प्रतिफल, प्रतिफल बोलते हैं। इसको उत्प्रेरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक भी बोलते हैं, निष्कर्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने, फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या लेगा, भाग लेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। और उससे बने नए पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है वो आपका प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। कहता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हाँ, उसको अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो नए पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगला है रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, एक समीकरण बनता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल को सजाया जाता है और जिसमें देखा जाता है कि कौन कौन से पदार्थ सही निरूपण हो रहा है, मतलब पदार्थों का सही निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। कहता है इसमें समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये आपका रासायनिक समीकरण, ये अभिकारक और प्रतिफल, ठीक है, मिलकर जो बना हुआ है, ये आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखने से बहुत सारी चीजें हमको फायदा होती है। पहली बात कि कौन कौन से तत्व मिलकर कौन से पदार्थ बनाए, है ना, वो चीज हमें पता चल जाता है। उस तत्व के कितने अणु लगे ये भी आपको पता चल जाता है। ये सब चीजें जानकारी आपको आराम से मिल जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, मैग्नीशियम रिवर का वायु ऑक्सीजन को दहन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो बनाया गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये चीजें आपको स्पष्ट कर दिया। रासायनिक समीकरण क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। कहता है ना कि उसको दर्शाया जाता है, निरूपित करना मतलब दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण को अभिकारकों और उत्पादकों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन कौन सी चीज मिला और कौन चीज बना, यही आपका रासायनिक समीकरण है, ठीक है। कह सकता है कि रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को दर्शाना क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपको स्पष्ट समझ में आ गई, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं फिर बेटा। संतुलित समीकरण, बेटा संतुलित समीकरण कहता है जब दोनों तरफ, है ना, परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है वो आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक चीज लिखते हैं आप, यहाँ पर तो लिख दिया, देखिए बेटा यहाँ तो लिखा है स्पष्ट, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। अब देखिए कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके आगे 2 लगा है, 2 तो कॉमन हो गया, और 2 कॉमन हो गया मतलब दोनों के साथ आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। मतलब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2, है ना, इधर देखिए हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 2, क्लोरीन देखिए आपका 2 है, इधर क्लोरीन आप देखिए 2 है। ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण। अगर हम ऐसा लिख दे H + O2 H2O, अब बोलेंगे कि संतुलित समीकरण है क्या, तो ये नहीं है, नहीं। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन क्या है 1 है, और इसमें हाइड्रोजन क्या है 2।
इसमें ऑक्सीजन क्या है 2 है, ऑक्सीजन में क्या है 1। लेकिन सपोज अगर यहाँ पर 2 लिख दिए तब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन इसमें क्या है 1, संभव नहीं। अब क्या करेगा कि इसके बगल में हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लिखना होगा। अब 2 लिख दिए, अब 2 लिखिए तब देखिए, और हाइड्रोजन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब क्या करना होगा हमको, जब इसको खत्म करेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर 4 कर देते, आप ध्यान दीजिए 4 जब इसको हम किए तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, एक क्या हो जाएगा संतुलित हो गया ना। मतलब कहता है कि दोनों तरफ को तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है अगर समान हो जाती है, वो क्या आपका कहलाएगा संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे इसको देखते हैं, है ना। देखो संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है, क्वेश्चन दिया है संतुलित समीकरण क्यों जरूरी। कहता है कि संतुलित समीकरण द्वारा द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना चाहिए। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन हो जाता है। कहता है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादकों का कुल द्रव्यमान होता है, मतलब वो बता देता है कि कौन सा कितना उसका वेट कितना है और प्रतिफल का वेट कितना है, ये आपको दर्शा देगा। परमाणु स्तर पर अभिकारकों अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व में परमाणु संख्या समान रहती है। जस्ट बता दिए कि दोनों तरफ अभिक्रिया और प्रतिफल दोनों तरफ अगर परमाणु की संख्या अगर समान आपको मिल रही है, वो आपका क्या कहलाएगा संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा ही दर्शाया जाता है। जब तक हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करेंगे मजा नहीं आने वाला। ठीक है, तो संतुलित समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, जब दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ अगर परमाणु की संख्या अगर समान हो जाती है तो इसी चीजें क्या कहलाएगा संतुलित समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, अगला देखिए संतुलित समीकरण से क्या क्या फायदा पूछ रहा है। तो वैज्ञानिक रूप से सही चलकर अभिक्रिया का सटीक और स्पष्ट वर्णन होता है। उसके बाद मोल, द्रव्यमान तथा आयन के संबंध गणनाएं इन्हीं पर आधारित होती है, उसको स्पष्ट रूप से हम गिन सकते हैं तथा प्रयोगशाला में आवश्यक पदार्थों की सही मात्रा ज्ञात करने में सहायक होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सब चीजें हमको संतुलित पता चल जाते हैं। इससे फायदा क्या हो जाता है कि हम लोग को ज्यादा चीजें खर्च करना नहीं पड़ता है और आसानी पूर्वक हम किसी भी चीज को बनाने में सहायक हो जाते हैं। कहता है रासायनिक नियमों को पुष्टि, द्रव्यमान संरक्षण जैसे नियमों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब इसको हम दिखाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा पदार्थ मिला और कौन से पदार्थ बना और कौन से पदार्थ में कितना परमाणु लग, ये सब चीज की जानकारी हमको संतुलित समीकरण से हमको पता चल जाता है। ठीक है, और आगे फिर देखेंगे, इतना तक रहने दीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट वीडियो आज